Okay, so in the last lecture, I discussed with you the pathophysiology of the Friedreich's ataxia. Okay, कि Friedreich ataxia exactly होता कैसे है. अच्छा, इतना डिटेल में वैसे हमें समझाते नहीं थे टीचर्स, राइट? सो अच्छा, तो Friedreich ataxia का pathophysiology मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये होता कैसे है. Fine. अच्छा, so now we'll discuss about some clinical features which are really relevant. Okay, with the help of those clinical features, you will be able to diagnose the patient with the Friedreich's ataxia. ओके सो these clinical features are very must. अच्छा, तो क्या है कि हमारे पास ये जो पेशेंट्स आते हैं फ्रेडरिक अटैक्सिया के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या है. आपके पास ये जो ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. ये वाला ट्रैक्ट कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एज द कोर्टिको. ओके, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. फाइन, corticospinal tract. Now you have to tell me what is the normal function of the corticospinal tract. It controls our motor movements. Okay, right? इसी के ज़रिए हम अपने हाथ को मूव करते हैं, अपने टांगों को मूव करते हैं, राइट? दैट इज़ वेरी बेसिक. अच्छा, तो क्या होता है जब ये कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज होता है? ओके, तो क्या होगा? हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, राइट? देयर विल बी पैरालिसिस या तो फिर पैरालिसिस. ओके, राइट? तो हमें मूवमेंट प्रॉब्लम होगा सबसे पहले. अंडरस्टूड नाउ, राइट? उसके अलावा यहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं बाहर से. ओके, बाहर से फाइबर्स आते हैं और वो हमारे सेरेबेलम में जाते हैं, राइट? दीज फाइबर्स आर कॉल्ड द स्पाइनो सेरेबेलर. स्पाइनो सेरिबेलर. ओके, स्पाइनो सेरेबेलर पाथवे. अब स्पाइनो सेरेबेलर पाथवे का काम क्या है? दीज ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन. फाइन. ओके, तो जब ये वाले फाइबर्स डैमेज होंगे, ओके, जब ये वाले फाइबर्स डैमेज होंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्रेट्रेक्सिन प्रोटीन, तो क्या होगा? हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे. ओके, राइट? बेटर बैलेंस नहीं कर पाएंगे. ओके, दैट मे लीड टू द एटैक्सिया. ओके, फाइन, एटैक्सिया. अंडरस्टूड. उसके अलावा है आपके पास परकिंजी फाइबर्स. परकिंजी फाइबर्स आते हैं. ओके, परकिंजी फाइबर्स वो भी आपके सेरिबेलम में आते हैं. तो आप परकिंजी फाइबर्स भी जब डैमेज होते हैं तो दैट विल लीड टू द एटैक्सिया. ओके, राइट? एटैक्सिया. अच्छा, तो जाहिर सी बात है जब इनमें एटैक्सिया होगा, सो दीज पेशेंट्स मोस्टली हैव, अच्छा आपको नज़र आ रहा है या, सो दीज पेशेंट्स मोस्टली हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग. ओके, दे फ्रिक्वेंटली फॉल. जब ये चलते हैं तो ये गिर जाते हैं. ओके, इंक्लूडिंग दैट दे विल आल्सो हैव डिसार्थरिया. डिसार्थरिया क्या आपको पता है क्या? डिसार्थरिया का मतलब है प्रॉब्लम इन मूवमेंट ऑफ द टंग. ओके, राइट? प्रॉब्लम आप नहीं कह सकते हो, एक एक किस्म से मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है टंग में. ओके, आपको स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है ना, हर एक वर्ड को बोलने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, राइट? ओके, तो जैसे ही सेरिबेलम डिस्ट्रॉय होता है ना, सेरिबेलम के फाइबर्स, सो द पर्सन विल हैव डिसआर्थरिया. मतलब वो वर्ड्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट करके बोल नहीं पाता. ओके, राइट? You can search the video of these patients, okay, who have dysarthria. Actually they are not able to speak properly. Okay, right? टंग मूवमेंट को वो टंग मूवमेंट में वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते. ओके, सो दैट इज़ डिसआर्थरिया. उसके अलावा ये जो पेशेंट्स हैं आपके पास, दे विल आल्सो हैव निस्टैग्मस. डू यू नो द निस्टैग्मस? निस्टैग्मस का आपको पता है? निस्टैग्मस, राइट? निस्टैग्मस इज रिलेटेड विद द आइस. ओके, फाइन. और ये भी किस वजह से होता है? ये भी जो है हमारे पास जो हमारे ब्रेन स्टेम में जो वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई और सेरेबेलम होते हैं ना, राइट? जब उनके फाइबर्स डिस्ट्रॉय होते हैं, सो दैट विल लीड टू द निस्टैग्मस. फाइन. अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म है ये आपको समझ आएगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द medial longitudinal fasciculus. Okay, MLF. Actually we discussed about medial longitudinal fasciculus in the previous lectures. Okay, acha. But I will teach you the pathophysiology of these nystagmus in detail, okay, in the coming lectures. अच्छा, तो ये आपके पास आ गया. एक तो nystagmus, उसके अलावा सेरेबेलम जब डिस्ट्रॉय होता है तो nystagmus होता है. ओके, उसके अलावा डिसार्थरिया, फॉलिंग होता है उसमें. ओके, और ये सारे प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं? एटैक्सिया की वजह से, राइट? फॉलिंग स्पेशली, राइट? ये एटैक्सिया की वजह से होता है. अंडरस्टूड नाउ. सो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, तो वन क्लिनिकल फीचर इज़ वेरी प्रोमिनेंट. ओके, कि ये स्पाइनो सॉरी सेरेबेलम आपका डैमेज होता है. जब सेरेबेलम डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है मूवमेंट प्रॉब्लम तो होगा ही होगा. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एटैक्सिया. अंडरस्टूड नाउ. उसके अलावा है आपके पास कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विच विल कॉज मोटर मूवमेंट प्रॉब्लम. ओके, और ये है आपके पास मायोकार्डियम. मायोकार्डियम में भी ये सेल्स मौजूद होते हैं, राइट? तो जब मायोकार्डियल सेल्स में एनर्जी की कमी होती है तो दैट विल लीड टू दी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. दैट विल लीड टू दी हाइपरट्रॉफिक, ओके, हाइपरट्रॉफिक
cardiomyopathy. Understood now? Hypertrophic cardiomyopathy, right? उसके अलावा क्या चीज़ है, लिसन वेरी केयरफुली। ये जो आपके पास पैनक्रियाटिक सेल्स है, पैनक्रियाटिक सेल्स नॉर्मली क्या करते हैं, दे विल प्रोड्यूस इंसुलिन। ओके, जब पैनक्रियाटिक सेल्स में एटीपी की कमी होगी, सो दैट विल लीड टू दी पैनक्रियाटिक सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, सो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। ओके, राइट। क्या होता है, इंसुलिन की कमी होती है, सिंपल। ओके, अब नॉर्मली जब आप फूड लेते हो, ओके, फूड जब आप लेते हो, फूड में क्या होता है, फूड के अंदर होता है शुगर, राइट। और यही शुगर जो है ये आपके ओरल कैविटी के थ्रू जाता है आपके एसोफेगस में, एसोफेगस से ये आता है आपके स्टमक में, राइट। ओके, तो ये आ गया शुगर आपके स्टमक में। यही शुगर फिर बाद में जाता है आपके ब्लड के अंदर, राइट। ओके, यही शुगर जाता है बाद में आपके ब्लड के अंदर, फाइन। ओके, तब इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन आता है आपके किसी भी सेल के रिसेप्टर के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपके लेग में एक रिसेप्टर है जो कि मैंने ड्रा किया यहाँ पे, ओके फाइन। तो ये जो रिसेप्टर है, इंसुलिन आपके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और ये जो सेल होता है आपके पास, इसके अंदर एक गेट होता है, ओके, गेट होता है, एक दरवाज़ा होता है, फाइन। जैसे ही इंसुलिन इस सेल के साथ आके बाइंड करता है, इस सेल का गेट खुल जाता है, उसके बाद ये शुगर इसके अंदर चला जाता है, ओके फाइन। तो इस तरह से इंसुलिन जो है शुगर को हमारे ब्लड के अंदर उसका कंसंट्रेशन या उसका लेवल बढ़ने नहीं देता, ओके फाइन। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता, ओके, जिसकी वजह से ये गेट नहीं खुलता और शुगर हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ओके फाइन। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इज द डायबिटीज, ओके, दिस इज कॉल्ड इज द डायबिटीज, फाइन। तो जब पैनक्रियाटिक सेल्स, बीटा सेल्स और पेनक्रियास जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, so that will lead to the diabetes mellitus. Understood now? Okay, so these are the clinical features which are related to the Friedreich's ataxia. Okay, fine. अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हमारे पास बैक में क्या होता है, बैक बोन होता है, विच इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। पता है ना आपको, वर्टिब्रल कॉलम होता है। अच्छा, अब इन पेशेंट्स में क्या होगा, इन पेशेंट्स में जो है काइफोस्कोलियोसिस भी होता है, राइट, काइफोस्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस, दिस थिंग आई विल शो यू इन द बुक, ओके, काइफोस्कोलियोसिस। इनका जो स्पाइनल कोड है या इनका वर्टिब्रल कॉलम है ना, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। फॉर एग्जांपल, ये है आपके पास एक पर्सन, राइट, दिस इज अ पर्सन, ओके, अंडरस्टूड। इनका जो स्पाइनल कोड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मली वर्टिब्रल कॉलम तो इस तरह से होता है ना हमारे पास, राइट, इस तरह स्ट्रेट होता है, लेकिन इनका वर्टिब्रल कॉलम इस तरह से होता है, फाइन। इसको कहते हैं काइफोस्कोलियोसिस, एंड आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ काइफोस्कोलियोसिस इन द बुक। अब इसमें फ्रेडरिक एटेक्सिया में जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं उनमें काइफोस्कोलियोसिस होता है, राइट। नॉट ऑल द पेशेंट्स बट मोस्टली पेशेंट्स हैव काइफोस्कोलियोसिस, अंडरस्टूड नाउ?